हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो हर आर्टिकल में मैं आपको जो टॉपिक है उसका समरी बताऊंगा ताकि आप जब इसको पढ़ें तो पूरी तरीके से समझ सकें। और दूसरा, कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में और मेंस में, कौन से चीज़ों में हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उन पॉइंट में आपको ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। इससे पहले एक अनाउंसमेंट है। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में, और एक्जिया आईएएस एकेडमी आपको फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और ये जो भी कोर्सेज है स्पेशली एपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। इसी के साथ आपको मॉक टेस्ट, वो चाहे प्री का हो या मेंस का हो या फिर इंटरव्यू के लिए जो मॉक इंटरव्यू है वो सभी प्रोवाइड की जाएंगे। आंसर राइटिंग प्रोवाइड किया जाएगा, आंसर राइटिंग करवाया जाएगा फॉर ऑल द जीएस पेपर इंक्लूडिंग ऐसे। उसके बाद आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी दिया जाएगा जिसके तहत आपके जितने डाउट है वो आप क्लियर कर सकेंगे। जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे फॉर ऑल द जीएस पेपर उसका आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और जो भी क्लासेस होंगी वो हाईली एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी जिनका खुद का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी एग्जामिनेशन को लेके। इसी के साथ जो क्लासेस है वो दोनों ही मोड में अवेलेबल होंगी, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो ऑनलाइन के लिए गूगल प्ले स्टोर में एक्जिया एकेडमी नाम से ऐप है, आप उसको डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो हमारे इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी में भी एनरोल कर सकते हैं। फर्दर एडमिशन डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक और उसका क्या समरी है। तो व्हेन वायलेंस इज बिल्ट इनटू लॉजिक ऑफ पॉलिसी, तो ये जो आर्टिकल है इसमें ये दर्शाया जा रहा है कि किस तरह से पॉलिसी मेकिंग के ज़रिए वायलेंस को इन्हांस किया जाता है, या फिर किस तरीके से जो आपके गवर्नेंस सिस्टम में रहते हैं वो चाहे आपके एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, तो वो कैसे पॉलिसी के ज़रिए वायलेंस को फैलाते हैं, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और जो वायलेंस है वो कैसे हिडन फॉर्म में रहता है और ये कैसे समय के साथ आपका नॉर्मल हो जाता है कि जो ऑफिसर है या फिर जो मिनिस्टर है जो इस पॉलिसी कोई एक पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि आपका ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को बहुत नुकसान हो रहा है, फिर भी क्या है ये नॉर्मल की तरह ही लगता है और जस्टिफाई किया जाता है क्वांटिटेटिव टर्म में कि आपका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। फॉर एग्जांपल कि एक फॉरेस्ट के बीच से कोई सड़क जानी है या फिर किसी रिवर के ऊपर आपका डैम बनना है, तो उस एरिया को आपको खाली करवाना होगा। तो उस जब डैम बनेगा, डैम से एनर्जी जनरेट होगी और एनर्जी से आपका बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस तरह का लॉजिक दिया जाता है। या फिर जब हाईवे बनेगी फॉरेस्ट के बीच से, चाहे एनिमल को थोड़ा नुकसान हो जाए लेकिन उससे क्या है आपका ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट या फिर भी कोई भी तरह का बेनिफिट देखा जाएगा। तो इसमें क्या है आपका क्वांटिफाई किया जाता है कि किसी डैमेज में लार्जर इंटरेस्ट छुपा हुआ रहता है। लेकिन इसमें जो आपके इसमें क्वांटिफाई किया गया कि आपके जो एनिमल्स है, जिस कॉरिडोर से रास्ता गुजर रहा है उसमें जो रास्ता बनेगा उसमें जो एनिमल्स का नुकसान होगा उससे कई गुना बेनिफिट होगा इकोनॉमिकली। तो ऐसे इसको जस्टिफाई किया जाएगा जो सही नहीं है। फिर आपका जो डैम बनेगा उसमें बहुत सारे जो आपके एथनिक पीपल है या फिर ट्राइबल ग्रुप है, उनका जो आपका इकोनॉमिक जो उनका सस्टेनेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगा, उनका कल्चर ख़त्म हो जाएगा, उनका आइडेंटिटी स्टेक पे आ जाएगा। लेकिन फिर भी क्या है पॉलिसी उसको जस्टिफाई कर देगी कि लॉन्ग रन में इससे बेनिफिट होगा देश को। तो उसी चीज़ को इसमें दर्शाया गया है कि चीज़ें कैसे नॉर्मल होती जा रही हैं। आपका चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पे हाईवे डेवलप करना हो बायोडाइवर्सिटी को खतरे में डाल के,
या फिर जो एथनिक पॉपुलेशन है उनको खतरे में डाल के, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। जो जस्टिस है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है, उसके बारे में नहीं सोचता है। एथनिक आइडेंटिटी के बारे में सोचा नहीं जाता है, या फिर मार्जिनलाइज करके रख दिया जाता है। तो ये जो आर्टिकल है ये बहुत जो पॉलिसी मेकिंग है और जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, वो चाहे आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो अर्थात ब्यूरोक्रेसी, आईएएस, आईपीएस, एसीएस, एपीएस, या आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो, वो कैसे पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें कैसे वायलेंस होता है, वो चीज़ इसमें बताई गई है। और इसमें देखिए आप, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है इसमें आपका जीनोसाइड के बारे में, जो आपके जर्मनी में देखा गया था अंडर हिटलर्स रेजिम। तो हिटलर के समय जब आपका मास लेवल पे किलिंग हो रहा था जीव पीपल का, और किसके आदेश में हो रहा था? आपके एडोल्फ हिटलर के आदेश में। तो लेकिन एडोल्फ हिटलर ने सीधा सीधा तो किसी का मास किलिंग नहीं किया था, उन्होंने ऑर्डर दिया था, और बाकी जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो ऑफिसर्स थे, वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो वैसे ही एक ऑफिसर थे आपके आइकमैन, एडोल्फ आइकमैन। तो एडोल्फ आइकमैन क्या कर रहे थे? जो हिटलर का जो जीनोसाइडल प्लान था टू वाइप आउट जीव पॉपुलेशन, तो उसको इम्प्लीमेंट किसने किया? आइकमैन ने। और आइकमैन ने कभी भी ये सवाल ही नहीं किया, उनको लगा कि ये जो ऑर्डर है उनको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने के लिए रखा गया है, उनको इसमें मॉरलिटी इमॉरलिटी नहीं देखनी है, इस अपने एक्शन में एथिकलिटी को नहीं देखना है। तो ये जो आर्टिकल है ये क्रिटिसाइज करता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है आज के समय पे, वो चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, एसीएस हो, एपीएस हो, उनको जब भी वो कोई पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं, कोई भी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनको एथिकल एंगल से देखना ज़रूरी है, ताकि क्या किया जा सके, लोगों का जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ना कि अंधाधुंध चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इसमें क्या है, एक एथिकल एंगल को जोड़ के देखा गया है विथ पब्लिक पॉलिसी, विथ पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो इससे अभी क्या है, आपको इन फ्यूचर ये आर्टिकल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकता है कि जो डेवलपमेंट है उसमें क्वांटिटी के जगह हमें क्वालिटी में ध्यान देना चाहिए। हर डिसीजंस में जो एथिकल पॉइंट है उसको हमें देखना चाहिए। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें और एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे देश में जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ली जाती है, वो हाईवे हो या फिर डैम हो या रेलवे कंस्ट्रक्शन हो, तो उसमें क्या किया जाता है, जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है पॉपुलेशन का, उसमें लगभग 45 to 50% जो आपके ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो उनसे जो उनके ऊपर, उनके आइडेंटिटी के ऊपर जो खतरा आता है, वो भी तो एक तरह का क्या है, साइलेंट वायलेशन, आपके वायलेंस ही है, आपके एक तरह का जीनोसाइड ही है। कि जीनोसाइड सिर्फ इंसान को मारना ही नहीं होता है, उसके कल्चर को ख़त्म करना भी शॉर्ट ऑफ जीनोसाइड ही आप कह सकते हैं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल काफ़ी बारीकी से बात करता है। तो इसमें जो हैना एरेंट जी है, तो वो एक आपकी जो सर्वाइवर है हिटलर की जो एट्रोसिटी थी, तो उनसे वो बच के निकल आई, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारा अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस डिफरेंट किताब में लिखा। जैसे आइकमैन इन जेरूसलम एक उन्हीं में से है, जो लिखा गया बाय हाना एरेंट जी। ओके, तो इसी में कहा है कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, ईविल बिकम्स बैनल और बैनलिटी ऑफ ईविल। तो कोई भी ईविल चीज़ क्या है, सोसाइटी में जब कंटिन्यू होती रहती है और सब उसमें आंख मूंद के उसको देखते हैं, उसमें मॉरल इमॉरल डिसाइड नहीं करते हैं एक समय के बाद। फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज, लोग क्या है उसको इतने दिनों से नॉर्मली एक्सेप्ट करते आए हैं, मतलब एक ईविल है चाइल्ड मैरिज, लेकिन फिर भी वो क्या बन गया है, बैनल बन गया है, मतलब साधारण सा लगता है, ये कोई क्राइम हुआ ही नहीं ऐसा लगता है। तो इसीलिए क्या है, जो एटीट्यूड है उसमें शिफ्ट लाना है, ब्यूरोक्रेसी में हो या फिर ओवरऑल एग्जीक्यूटिव में हो, ताकि जो भी पॉलिसी बनाई गई है उसमें एटलीस्ट एथिकल एंगल को देखा जाए, ना कि सिर्फ यूटिलिटेरियन एंगल को देखा जाए। तो यूटिलिटेरियन एंगल क्या कहता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, कि चंद लोगों का अगर कोई एक ग्रुप ऑफ माइनॉरिटी का अगर नुकसान भी होता है,
तो कोई बात नहीं, लार्जर पॉपुलेशन का तो सही हो रहा है। तो यूटिलिटेरियन के एंगल से, लेंस से हम अगर देखें हर चीज़ों को, तो उसमें हम एथिकलिटी को मिस कर देंगे। और हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है, जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, वो स्टेक पे आ जाएगा। ओके, काफ़ी इंसाइटफुल आर्टिकल है, प्लीज़ एक बार इसको पढ़िएगा आप। मैंने बाकी चीज़ें आपको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है समरी में ही, ताकि आप आर्टिकल को समझ सके। इसका PDF टेलीग्राम में अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द बे एट द हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। तो अभी आप देख सकते हैं जो इंडिया का स्ट्रैटेजी है हमारे, स्पेशली आपके साउथ एशिया में, साउथ एशिया मतलब हमारे नेबरिंग जो भी नेशन है सभी और इंडिया मिला के इसी रीजन को कहा जाता है साउथ एशिया। तो इंडिया क्या कर रहा है अभी, जो साउथ एशिया रीजन है उसमें कैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जैसे थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, तो उन रीजन के साथ कैसे जुड़ना चाह रहा है। तो एक समय पे क्या था, 1985 में आपका सार्क समिट हुआ था, पहला सार्क समिट। सार्क में क्या थी, जो आपकी ये जो नेबरिंग कंट्री है हमारी, उनको संजो के एक आपका प्लेटफॉर्म बनाया गया था, रीजनल प्लेटफॉर्म फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। लेकिन वो फेलियर रहा बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो मीटिंग ही वो स्टॉल्ड हो गई, समिट नहीं हो रहे हैं, और बहुत सारे डिफरेंसेस है स्पेशली सार्क के दो सबसे बड़े नेशन के बीच। तो इसीलिए क्या किया, इंडिया ने पाकिस्तान को साइडलाइन करने के लिए बीमस्टेक में ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया। और बीमस्टेक का फॉर्मेशन हुआ 1997 में। कौन से ट्रीटी के तहत, बैंकॉक डिक्लेरेशन या फिर ट्रीटी के तहत। और इसमें कितने नेशन है, टोटल 7 मेंबर्स है। नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है। तो ये जो आप 5 देश देख रहे हैं ये सार्क के भी मेंबर है। ओके, और एक्स्ट्रा 2 नेशन है जो आपके साउथ ईस्ट एशिया के नेशन है, थाईलैंड एंड म्यांमार। तो कभी पूछ लिया जा सकता है कि बीमस्टेक में कौन से मेंबर है और सार्क में कौन से मेंबर है। ध्यान रखिएगा, सार्क के 3 मेंबर बीमस्टेक में नहीं है, एक मालदीव्स, एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान। तो अभी जो रिसेंट सार्क समिट हुआ थाईलैंड में, तो इसमें हम इस बातों में ध्यान दे रहे हैं कि एक नेबरहुड पॉलिसी के तहत हम हमारे जो भी नेबरिंग नेशन हैं, जो उनके साथ हम अपना जो सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल रिलेशन है उनको ठीक कर सके, ताकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो इसमें काउंटर किया जा सके। क्योंकि चाइना अभी क्या है, नेपाल के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमा के बैठा हुआ है, बांग्लादेश के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है, श्रीलंका में ऑलरेडी हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज में ले चुका है, और ये पोर्ट डेवलपमेंट के जरिए क्या करना चाह रहा है, इंडिया को एनसर्कल करना चाह रहा है। तो इसके लिए क्या है, इंडिया इस रीजन में अपना जो दबदबा है वो बनाए रखने के लिए क्या कर रही है, डिफरेंट नेबरिंग नेशंस के साथ रिलेशंस को बेटर करना चाहती है, एज वेल एज जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। और अभी साउथ ईस्ट एशियन नेशन में भी आप देख सकते हैं फिलीपींस का आपका कन्फ्लिक्ट है विद चाइना बिकॉज ऑफ साउथ चाइना सी। तो इंडिया क्या करना चाह रहा है कि जो डिफरेंसेस क्रिएट किया जा रहा है बाय चाइना इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन, उसको उसमें लेवरेज लेके एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसके लिए बीमस्टेक प्लेटफॉर्म क्या है, एक बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है। तो इसीलिए क्या है, इस साल के एग्जाम में बीमस्टेक इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीलिम्स में आपको बीमस्टेक के बारे में ऑब्जेक्टिव बातें पूछी जा सकती है। फिर मेंस में ओवरऑल आपके कैसे इंडियन ओशन रीजन में या फिर नेबरहुड में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया कैसे एक कन्वर्ज्ड पॉलिसी ले सकता है, सभी देशों के साथ अलाइंड हो सकता है। तो उसमें आपको बीमस्टेक मेंशन करना पड़ेगा। और सीधा अगर बीमस्टेक में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए बहुत सारे आपके फोल्डर मटेरियल हमने इसमें रखा है, तो आप इन चीज़ों को डाल सकते हैं अपने आंसर में। ओके, तो अभी क्या है, जो मलक्का स्ट्रेट है, ओके, मलक्का स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है, इंडियन ओशन और आपके पैसिफिक ओशन को। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन ये 2 देशों को कनेक्ट कर रहा है बीमस्टेक। तो बीमस्टेक के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इंडियन ओशन एज वेल एज आपके पैसिफिक ओशन के जो भी देश है उनके साथ बेटर रिलेशन, बेटर कनेक्टिविटी, ओके, बेटर स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज ले सकते हैं। बाकी ये चीज़ें मेंस में प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन 2 देशों के बीच में है, मलेशिया नॉर्थ में, इंडोनेशिया साउथ में। कौन से दो ओशन को कनेक्ट करता है, पैसिफिक एंड इंडियन।
कौन से दो सी को कनेक्ट करता है, वैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। बाकी इसमें और एडिशनल आपको चीज़ें मिल जाएंगी, सार्क के बारे में भी कहीं मेंशन होगा, ये रहा सार्क। ओके, 1985 में फॉर्म हुआ था, 8 नेशन है इसका। जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। पहला समिट आपका बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। तो इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा ऑब्जेक्टिवली प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ओके, तो वो हमने कब अपनाया था, 1992 में ड्यूरिंग नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। फिर 2014 में करंट पीएम साहब ने इसको आपका लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील कर दिया, ताकि इसको और रोबस्ट तरीके से इसको अप्लाई किया जा सके, इस पॉलिसी से बेनिफिट ली जा सके, कनेक्टिविटी इंश्योर किया जा सके विथ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, तो अभी आपको क्या है, एशियन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना होता है कि एशियन क्या है, जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन को, ओके, इस रीजन को का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एशियन, जो 1967 में फॉर्म हुआ था। वो भी फॉर्म हुआ था थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो अभी इसमें आपका नॉर्थ ईस्ट का एंगल भी आपको देखना होगा, स्पेशली स्टेट पीसीएस एपीएससी के लिए। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट का एंगल आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम आपके एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत डिफरेंट जो आपके कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे डेवलप कर रहे हैं, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है, उड़ान स्कीम के तहत आपका रीजनल कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जा रहा है, बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लिए जा रहे हैं। फिर आपका सिटवे पोर्ट को डेवलप किया जाना है अंडर कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के तहत, और सिटवे पोर्ट कहाँ पे है, म्यांमार पे है। तो ये सिटवे पोर्ट जब डेवलप होगा, ध्यान रखिएगा, तो हम क्या कर सकेंगे, आपका ये मेनलैंड इंडिया को, ओके, आपके सिटवे पोर्ट के जरिए नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ये जो देख रहे हैं चिकन नेक कॉरिडोर, ये चिकन नेक कॉरिडोर क्या है आपका, इसका जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो बहुत कम है, इसीलिए बेटर कनेक्टिविटी इंश्योर करने में मुश्किल आती है। तो क्या है, हम इधर सी रूट से कनेक्ट कर पाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट का जो आपका डेवलपमेंट में लैग है, उस लैग को फील कर पाएंगे थ्रू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इसीलिए कहा जाता है एक्ट ईस्ट थ्रू नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो एक्ट ईस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट को ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या है, प्रॉक्सिमिटी में है विथ आपके साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो ध्यान रखिएगा, एपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है मेंस में, इन फ्यूचर भी पूछा जाएगा। ओके, बाकी चीज़ें देखिए, इसमें बहुत कुछ हमने दिया है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ आपको समरी बताते हैं, और हम सिर्फ 1 या 2 टॉपिक या 4 टॉपिक नहीं लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका न्यूज़पेपर में डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो सिलेबस को कवर करता है। पास्ट ईयर क्वेश्चन के हिसाब से हम टॉपिक चुनते हैं, तो उसमें बहुत सारी टॉपिक रहती है, अगर मिस करेंगे तो आपका प्रिपरेशन मिस होगा। ओके, तो इसीलिए क्या है, हम आपको पूरी तरीके से स्पून फीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक पोटेंशियल ऑफिसर है फ्यूचर के, आईएएस है, आईपीएस है, एपीएस है, एसीएस है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, समरी समझने के बाद चीज़ों को और कनेक्ट करनी है, इसमें और चीज़ें आप थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी रहेगा। हमारे जो फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं उनको तो हम क्लास में समझाते ही हैं, बाकी आप देश के किसी भी कोने से जुड़ रहे हों, आप अपनी तरफ से भी इसमें क्या करिएगा, अपने जो भी क्लास कर रहे हैं कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उसके साथ इन चीज़ों को समराइज करते जाइएगा। ओके, कनेक्ट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आज अभी आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 का पहला जो आपका मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी लेती है, उसका पहला मीटिंग हुआ, और उसमें क्या किया, फॉर सेकेंड टाइम इन 2025 रेपो रेट को घटाया गया बाय 25 बेसिस पॉइंट। तो अभी तक टोटल 50 बेसिस पॉइंट तक घटाया है इसी 2-3 महीने के अंदर। तो इससे अभी क्या है, जो आरबीआई का रुख है, या फिर मॉनिटरी पॉलिसी जो आरबीआई लेती है, जो उसका रुख है वो प्रो ग्रोथ है, और ग्रोथ के लिए क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो लोन है वो चीप रेट में अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो इसीलिए जब आरबीआई रेपो रेट को घटाती है, तो मार्केट में क्या होता है, आपका जो लोन है या फिर जो क्रेडिट है वो चीपली अवेलेबल होता है, फॉर होम, फॉर कंज्यूमर्स एज वेल एज फॉर इन्वेस्टर्स। तो उससे कंजम्पशन बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा,
और जो हमारी इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ देखी जाएगी। तो इकोनॉमी में अगर ग्रोथ देखा गया है, इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसका मतलब जॉब क्रिएशन हो रहा है, इसका मतलब आपका एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी देश का बढ़ेगा, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ होगा। तो इसीलिए इसमें क्या है, जो न्यूज़ है वो छोटा सा ही है कि आपका रेपो रेट जो है उसको घटाया गया है बाय मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। लेकिन अभी जो रेट घटाया गया है उसके वजह से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी रहता है फॉर एग्ज़ाम। तो इसमें अभी क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, और पूछा जाता ही है। प्रीलिम्स में आपको मॉनिटरी पॉलिसी जो है उसके बारे में पूछा जाएगा कि मॉनिटरी पॉलिसी कौन लेता है, तो इट इज़ टेकन अप बाय आरबीआई। मॉनिटरी पॉलिसी लेने के लिए एक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है 6 मेंबर, जिसको 2016 में फॉर्म किया गया, जिसका टारगेट क्या है? रेपो रेट को डिसाइड करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। तो अभी इसमें क्या है, आपके मॉनिटरी पॉलिसी के अभी जो भी चीज़ें बताई, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एंड ऑल, ये चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और ओवरऑल मेंस में आपको पूछा जा सकता है कि मॉनिटरी पॉलिसी और आपका फिजिकल पॉलिसी कौन लेता है? गवर्नमेंट। मॉनिटरी पॉलिसी कौन लेती है? आरबीआई। तो मॉनिटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों ही क्या कर सकती है? देश के जो ग्रोथ है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उसको बढ़ा सकती है। ओके, तो आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी के तहत देश को ग्रो करवाना चाहता है, और फिजिकल पॉलिसी के तहत, बजट के तहत गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? जैसे गवर्नमेंट ने अभी आपका इनकम टैक्स में छूट दिया, तो उससे क्या होगा? लोगों के हाथ में और पैसा आएगा, और कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन होगा तो और डिमांड जनरेट होगा, और डिमांड जनरेट होगा तो और इन्वेस्टमेंट होगी, और इन्वेस्टमेंट होगी तो आपका प्रोडक्शन के लिए और वर्कर चाहिएंगे, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल लेवल में चीज़ों को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल लेवल में ही पूछा जाता है। ओके, बाकी जो भी चीज़ें हैं इसमें दी गई है। और ध्यान रखिएगा, ये सेम टॉपिक के ऊपर हमने आपके डिफरेंट न्यूज़पेपर से आर्टिकल लिए हैं, और इसके अंदर मुद्दा तो सेम ही है, लेकिन बाकी जितने चीज़ हम एडिशन कर सकते हैं, जीडीपी एंड ऑल, सीपीआई इंडेक्स क्या है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा आर्टिकल है। ओके, फिर अगर आप आगे भी देखें तो ये हो गया आपका तीसरा आर्टिकल। ओके, राइट रेस्पॉन्स की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का जो रेस्पॉन्स है वो क्या है? पुश फॉर ग्रोथ है। ओके, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी फॉर इंडियन आईटी। तो यूएसए का जो आपका टैरिफ वार है, या फिर जो टैरिफ हाइक है, उसके वजह से आईटी सेक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी पहला तो ये समझना है कि हमारा जो आईटी सेक्टर है वो जीडीपी में एक बहुत ही खास कंट्रीब्यूशन देता है, लगभग 50% के आसपास। और हमारे जो आपके ट्रेड डेफिसिट होता है उसको मॉडरेट करने में आपका आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? आईटी सेक्टर में आपके स्पेशली जो यूएसए की अभी इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर जो रुख यूएसए अपना रही है, कि आपकी जो H1B वीज़ा है उसमें कर्टेलमेंट कर रही है, तो उसके वजह से क्या है, हमारे जो टेक पर्सन्स है, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो यूएसए में जनरेट नहीं होंगी। लेकिन उसमें अभी हमें क्या देखना है? अपॉर्चुनिटी देखना है कि हम कैसे अपने देश के अंदर ही अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, जो देश में अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से विदेशों में चले जाते हैं, यूरोपियन नेशन में या फिर अमेरिका में, तो उनको कैसे हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं देश की इकोनॉमी में ही, और उससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट दिलवा सकते हैं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो ये जो भी चीज़ें हैं इसमें समेटी गई है। तो इससे क्या करना है, अभी आपको आईटी सेक्टर या फिर सर्विसेज सेक्टर कैसे देश की ग्रोथ में अच्छा रोल प्ले कर रहा है वो एक समझना ज़रूरी हो जाता है। प्लस आईटी सेक्टर के ऊपर या फिर सर्विसेज सेक्टर के ऊपर ज़्यादा रिलाई करने की वजह से क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत पीछे है, जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है।
तो कैसे हम जैसे सर्विसेज सेक्टर को ग्रो करवा रहे हैं या फिर ग्रोथ अचीव हो रहा है, वैसे ही हम किस तरीके से इंडस्ट्री को ग्रोथ करवा सकते हैं ताकि हमारा जो जीडीपी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा सके और आपका प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके। तो आपको तीनों सेक्टर का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना ज़रूरी रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है टैरिफ वार्स एंड डबल स्टैंडर्ड इन फार्म ट्रेड। तो अभी फार्मिंग के सेक्टर में देखा जाए तो स्पेशली जो यूरोपियन नेशन है और जो आपके यूएसए है, जो ग्लोबल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हमेशा क्या करते हैं, जो ग्लोबल साउथ के नेशन है, फॉर एग्जांपल आपके इंडिया है या फिर अदर अफ्रीकन नेशंस है या फिर चाइना है, बांग्लादेश है, तो इनके ऊपर क्या करता है, हमेशा ही आपका आरोप लगाता है कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, जिसके वजह से जो फार्मिंग ट्रेड है या फिर आपका प्राइमरी ट्रेड है उसमें डिस्टॉर्शन आता है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन अगर डेटा देखा जाए या फिर आपके स्टेटिस्टिक्स अगर देखी जाए तो उससे ये पता चलता है कि जो यूएसए है और यूरोप है, यूरोप के देश है, वो हमसे भी बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि द पर फार्मर सपोर्ट इज सम इन सम डेवलप्ड कंट्रीज इज मोर देन $80,000 कंपेयर टू लेस देन $500 इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। तो $80,000 तक क्या करते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं पर फार्मर को, और इंडिया का देख सकते हैं $500। लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन के नेशंस या फिर आपके अमेरिका क्या करती है, डब्ल्यूटीओ में हमेशा एलिगेशंस लगाती है कि जो ट्रेड डिस्टॉर्शन है वो बिकॉज ऑफ इंडियन फार्मर्स को जो सब्सिडी दिया जाता है, लाइक एमएसपी हो गया या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हो गया या फिर आपका पीडीएस का जो सिस्टम है, स्टॉक पाइलिंग का, पब्लिक स्टॉक पाइलिंग का, ओके, तो इनको जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन जबकि क्या है, डेवलप नेशन हमसे ज़्यादा ही सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो अभी ये जो आपका प्राइमरी जो सेक्टर है उसको लेके लगभग 1990s के बाद से ही बहुत ज़्यादा डिबेट है बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, और इसके लिए क्या है, डब्ल्यूटीओ में भी आपके बहुत बार डिफरेंट डिबेट्स हो चुके हैं। और उसी के लिए क्या है, आपका डब्ल्यूटीओ में एक एग्रीमेंट भी हुआ है जिसको कहा जाता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इसके तहत आपका सब्सिडी मैकेनिज्म भी दर्शाया गया है कि सब्सिडी कितना तक दिया जा सकता है। तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के तहत सब्सिडी को कंट्रोल किया जाता है, और इसमें एलिगेशंस लगाया जाता है कि हम ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज अर्थात एम्बर बॉक्स सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए क्या है, अभी सब्सिडी का जो मुद्दा है वो देखना ज़रूरी हो जाता है। ओके, कैसे ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ के बीच एक डिवाइड है और कैसे हम सब्सिडी को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स है वो 85% स्मॉल फार्मर्स है, और हमारे देश में फूड सिक्योरिटी के लिए हमें पीडीएस जैसा स्कीम रखना पड़ता है। बाकी जो यूरोपियन यूनियन है या फिर उसके देश है या फिर आपके अमेरिका है वो काफ़ी डेवलप है, वहाँ अगर पीडीएस ना भी हो तो लोग क्या है खुद से कमा के खा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में आपके फूड सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज पीपल इस तरह के स्कीम हमें रखना पड़ता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये जो बताया था एमपीसी उसी के बारे में है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कॉनंडोरम है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि इंडिया चाइना के बीच में आपके इंडिपेंडेंस के बाद से ही, ओके, 1949 में आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने चाइना में रूल स्टार्ट किया, 47 में हमने आज़ादी पाई, और उसके बाद से ही आप देख सकते हैं कुछ दिनों तक तो हिंदी चीनी भाई भाई का कॉन्सेप्ट चला, और 1962 में यूनिलैटरली चाइना ने वार घोषित कर दिया इंडिया के ऊपर, और तभी से क्या है, दोनों देशों के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट है, स्पेशली इंडिया चाइना को ट्रस्ट नहीं कर पाता है। और इसमें अभी स्पेशली मुद्दे जो हैं कौन कौन से हैं, एक तो आपके बॉर्डर इशू है, बॉर्डर इशू में स्पेशली आपके 3 सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर एंड वेस्टर्न सेक्टर। और कन्फ्लिक्ट कौन से रीजन में है, आपके वेस्टर्न सेक्टर में अगर देखा जाए तो लद्दाख रीजन में अक्साई चीन को लेके, ओके, गलवान वैली में जो क्लैशेस हुए, तो फिर आपके डैमचुक रीजन में जो क्लैशेस हुए उन रीजन को लेके कन्फ्लिक्ट है।
और ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल प्रदेश को लेके कन्फ्लिक्ट है। प्लस कन्फ्लिक्ट है कि जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाता है बाय चाइना, उसको लेके कन्फ्लिक्ट है। देन अगेन कन्फ्लिक्ट है रिगार्डिंग दलाई लामा, जो तिब्बत का रीजन था उसको लेके कन्फ्लिक्ट चालू हुआ था, और दलाई लामा जी को पॉलिटिकल जो असाइलम दिया गया उसको लेके एक कन्फ्लिक्ट है। तो अभी इस कन्फ्लिक्ट के बीच में, तो अभी ये जो कन्फ्लिक्ट है इससे भी बड़ा मुद्दा क्या बन के आया है कि जो चाइना है उसका जो पावर है वो बहुत असर्टिव है, और चाइना जो है मिलिट्रीली हो या फिर आपके नेवी वाइज हो या फिर एयरफोर्स वाइज हो, सभी में वो आगे है, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में भी। तो इससे क्या है, इंडिया एक डिसएडवांटेज पोजीशन में रहता है। तो इंडिया को अगर एक एडवांटेजियस पोजीशन में रहना है ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी टेंशन एस्केलेट हो तो हम उसको टैकल कर पाए, तो इसके लिए क्या है, इसमें डिफरेंट सजेशन दिए गए हैं कि इंडिया कैसे अपना जो पावर है उसको बढ़ा सकता है। तो अभी इसमें दिखाया गया है कि इंडिया का डिफेंस बजट जीडीपी का लगभग 2% होता है, जबकि चाइना का 7.2% देखा गया है। तो इससे क्या है, हम एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रहते हैं। प्लस चाइना का आप मल्टी डोमेन सुपीरियरिटी देख सकते हैं एआई में, साइबर ऑपरेशन, साइबर सेक्टर में, फिर क्वांटम वारफेयर में, स्पेस वारफेयर में, न्यूक्लियर आर्सेनल में, टैक्टिकल मोबिलिटी में। तो और इंडिया में क्या है, अभी इन्हीं चीज़ों में हमें डेवलपमेंट हासिल करनी है। तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन करना है, नेबरहुड पॉलिसी के तहत चाइना का जो आपका डोमिनेंस है हमारे रीजन में उसको काउंटर करना है, टेक पार्टनरशिप करना है, नॉट ओनली विथ यूएसए बट विथ जापान, फ्रांस, इजराइल। ओके, फिर नैरेटिव वारफेयर भी करना है, जो चाइना का अगेंस्ट हमें नैरेटिव शेप करना है कि इंडिया भी क्या है, एक आपकी सिविलाइज्ड, बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी हमें दिखाना है वर्ल्ड वाइड। एनर्जी डिप्लोमेसी लेनी है ताकि हम एनर्जी के सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट हो सके। फिर मल्टी अलाइनमेंट करना है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ, I2U2, ताकि हम क्या कर सके, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर कर सके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है फॉरेनर्स एक्ट बोर्न इन फियर नॉट फोरसाइट। तो जो फॉरेनर्स एक्ट है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 2025, तो जो पास्ट के एक्ट हैं उनको रिप्लेस करके ये एक्ट लाया गया है। तो इसमें अभी क्या है, ये एग्जीक्यूटिव को आउटराइट पावर देती है फॉरेनर्स को डिटेन करने में, फॉरेनर्स को आपके डिटेन करने में। तो उसमें कोई अपील नहीं होगा, कोई हियरिंग नहीं होगा, कोई ओम्बड्समैन का सिस्टम नहीं है, कोई जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। एंटायर प्रोसेस क्या करेगा, हैंडल करेगा बाय ओमनीपोटेंट डेस्क ऑफिसर। तो ओमनीपोटेंट मतलब ऑल पावरफुल ऑफिसर को ही ऑल पावरफुल बना दिया गया है, जो जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर सभी की तरह रोल प्ले करेंगी। तो ये क्या करेगा, आपका जो ग्लोबल लेवल में इंडिया का इमेज है उसको खराब करेगा। हमारा जो आपके टूरिज्म सेक्टर है या फिर मेडिकल टूरिज्म है, इनको खराब करेगा, और प्लस आपका जो राइट्स है उसको वायलेट करेगा। कैसे, जो आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 21 है, लाइफ और लिबर्टी के बारे में जो कहता है, तो वो वायलेट होंगी, क्योंकि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 में जो राइट्स दिया गया है और 21 में, ये आपके फॉरेनर्स को भी दिया गया है। तो आर्टिकल 14 प्रोटेक्ट्स नॉट जस्ट सिटीजन बट पर्सन इंक्लूडिंग फॉरेनर्स। तो जो भी फॉरेनर्स, जो भी इमिग्रेंट्स हमारे देश में आते हैं, तो वो जब भी किसी मामले में उनका आपके लीगल प्रॉब्लम में पड़ेंगे, तो उसमें क्या है, उनको आउटराइटली, उनको बिना सुने, बिना अपील लिए अगर उनको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा, जेल कर दिया जाएगा या फिर देश से बाहर कर दिया जाएगा, तो ये क्या करेगा, आपका इंडिया के इमेज को वॉयलेट करेगा। हमारा जो राइट्स का प्रिंसिपल है, डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, उसको वॉयलेट करेगा और एग्जीक्यूटिव को ओवर पावरफुल बनाएगा। तो उसी चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, नई डेवलपमेंट है, तो एग्ज़ाम में पूछी जाने की संभावनाएं रहती है। तो इसमें जो एक आपका सेपरेशन ऑफ पावर होता है, उस प्रिंसिपल का भी वायलेशन देखा गया है कि एग्जीक्यूटिव ही जुडिशरी का काम कर रही है, तो उसी को इसमें टेकल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म इन दी डिलिमिटेशन डिबेट। तो डिलिमिटेशन के बारे में पास्ट में बहुत सारे आर्टिकल हमने चर्चा किया,
लेकिन फिर से ये आर्टिकल आया तो इसमें दे दिया गया है ताकि आपका रिवीजन हो सके। ओके, तो इसमें वही चीज़ें फिर से दोहराई गई है कि आपका अगर 2026 के बाद डिलिमिटेशन होता है फॉर लोकसभा सीट, तो उसमें क्या होगा, एक नॉर्थ साउथ डिवाइड देखा जाएगा, क्योंकि नॉर्थ में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कंपेयर टू साउथ, और जो साउथ का जो पॉलिटिकल एक क्लॉट होना चाहिए लोकसभा में वो घट जाएगा। तो उसी के बारे में देखिए 41 आर्टिकल, इसके बारे में भी 42nd अमेंडमेंट के बारे में भी 84th अमेंडमेंट के बारे में भी कई बार चर्चा हमने की है। तो इन सभी चीज़ों को एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये जो आर्टिकल है ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी रहेंगी, और ओवरऑल डिलिमिटेशन का जो मुद्दा है वो मेंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा। प्लस जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसमें जो भी आपके इश्यूज़ है उसमें एक डिलिमिटेशन का इशू भी आप जिक्र कर सकते हैं। पैरेलली आप डिफरेंट जो इशू जिक्र करेंगे, लाइक आपका जो फाइनेंशियल फिजिकल फेडरलिज्म को लेके जो डिबेट है, गवर्नर के को लेके जो डिबेट है, एनईपी को लेके जो डिबेट है, वो सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आपको अगर बात करनी है तो आप 6002417488 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। तो हम फ़ोन के ज़रिए भी आपके जो डाउट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर